Students, today I am going to teach you about the resonance and resonating structure. सबसे पहले हम लोग ये देखें कि होता क्या है, केमिस्ट्री में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग देखते हैं कि बहुत सा जो कंपाउंड होता है देखने में लगता है कि उसका कैरेक्टर बेसिक होगा या एसिडिक होगा या मोर एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो रेजोनेंस के द्वारा हम लोग उसको आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी होती है चीज़ कि बहुत सा मॉलिक्यूल होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर देखने में लगता है कि 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो दूसरा ही पता चलता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो इसका इम्पोर्टेंस है कि बहुत सा जो मॉलिक्यूल होता है जिसके एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसके सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और जितना भी स्ट्रक्चर होता है पॉसिबल उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा उसके बदले में हम लोग एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब होता है कि सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बदले में एक स्ट्रक्चर हम लोग दे सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम लोग आगे बढ़ें कि अब हम लोग ये देखें कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सब लोग जानते होंगे, यही होता है C6H6। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ होगा वो 134 पिकोमीटर होता है। और जब अगर सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ जो होगा कितना होता है, 154 पिकोमीटर। लेकिन अगर मेजरमेंट हुआ तो जो बॉन्ड लेंथ हुआ बेंजीन का कार्बन कार्बन के बीच में वो कितना हुआ, 139 पिकोमीटर। नहीं तो 154 pm रहा, नहीं तो 134 pm रहा, कितना हुआ, 139 pm। अच्छा, इस हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन किस आधार पर करेंगे, तो इसी के चलते हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, ये जो हुआ बेंजीन, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था इस दोनों कार्बन के बीच था, ये कहाँ हो गया, इस दोनों कार्बन के बीच, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर ही है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और दोनों के बदले में
हम लोग इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान देना है कि ये दोनों ऑसिलेट करता है, लेकिन ये ऑसिलेट नहीं करता है। इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दोनों के बदले में एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हम लोगों को डिफिनीशन देने की बात आ जाएगी तो हम लोग किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? इफ सिंगल या वन स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल cannot explain all the properties of that molecule, then that molecule can be represented by more than one structure, so that all the properties of that molecule can be explained. This process is called resonance, and all the different structure are called resonating structure. Resonating structure और canonical structure of that molecule. इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। एंड जो जितना भी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह से अगर कोई आप बात को नहीं समझते हैं तो हम कई तरीका से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, वही रेजोनेंस होता है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसका देख लें। Some important facts about resonance. सबसे होता है कि जितना भी स्ट्रक्चर होगा, all the structure of the molecule are called resonating structure.
they can be represented by one structure called resonance hybrid structure of that molecule. स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सेकेंड में क्या होता है कि जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो सारा क्या होता है, इमेजिनरी। ऑल द कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी। तो क्या होता है कि उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं थर्ड में। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका जो होगा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसमें आइटम के पोजीशन में कोई अंतर नहीं होता है। द पोजीशन ऑफ आइटम्स डज नॉट चेंज इन द different canonical structure या डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग करते हैं POH ये OH ये OH, यहाँ लोन पेयर हो गया। इसी को हम लोग अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें EOH ये OH और ये जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के साथ मिला दो, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज कर गया है। इसमें हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, फॉस्फोरस से जुड़ गया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि हाइड्रोजन के पोजीशन में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के पोजीशन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि जितना भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका जो संख्या होगा डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। ऑल द नंबर ऑफ lone pair electrons in the different canonical structure should be same। उसके संख्या में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फिफ्थ में लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर of a molecule more stable will be that molecule। जिस मॉलिक्यूल का जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि
सिक्स्थ में कि अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कोई मॉलिक्यूल का है तो जिस स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कंटेन्स निगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन है, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि निगेटिव चार्ज इसके ऊपर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक दूसरा स्ट्रक्चर मान के लिखते हैं जिस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहे और इस पर नेगेटिव चार्ज रहे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है कार्बन के सापेक्ष मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। सेवेंथ में क्या होता है कि अगर इफ टू सेम charges are present at the adjacent position in the canonical structure, then that a structure will be less stable। अगर सेम चार्ज दो एडजेसेंट पोजीशन पर है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर सेम चार्ज अगर ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उसकी स्टेबिलिटी का होगी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने का, कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है, किस कंडीशन में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, इसमें दो ही कंडीशन है। एक क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट in the alternate position in the molecule। यहां पर भी हम लोग देखें कि ये बेंजीन में क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्यों शो करता है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर, या लोन पेयर भी हो सकता है, वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब हम लोग एक चीज और देख लें कि SiO2 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं शो करता है, मतलब रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। कारण क्या है, बालू जो हम लोग देखते हैं SiO2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये इस तरह से फिर इस तरह से आगे की ओर जुड़ता चला जाता है, Si फिर आएगा। कहने का मतलब होता है कि इसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। तो SiO2 को हम लोग कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और दूसरा ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल
molecule should be planar, प्लेनर। ये दो कंडीशन है। इसी कंडीशन में क्या होता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब हम लोग एक चीज समझ लें कि बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये जो दो आइटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितना होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो हम लोग क्या देखें कि एक कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 होगा। इसमें कितना बॉन्ड है, 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। इसीलिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो लार्जर द बॉन्ड ऑर्डर, लोअर विल बी द बॉन्ड लेंथ। ये याद रखेंगे हम लोग, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग डिटेल्स में इसके पैरामीटर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर हम लोग पूछ कहें कि इसमें सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का होगा। मतलब इस तरह से डबल बॉन्ड, आई क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड के होगा, और उससे छोटा डबल बॉन्ड का होगा, सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ये बॉन्ड ऑर्डर तो समझ गए। अब हम लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ये तो जानते ही है, दो आइटम के बीच जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द central atom and the atoms involved in the number of covalent bonds between the central atom and the atoms involved in the resonating structure divided by क्या होगा, number of resonating structure। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से डिसाइड करेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर क्या होगा, तो हम लोग काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स attached to the central atom and takes part in resonance
रेजोनेंस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ देख लें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को लिखना है ओजोन O3, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग लिखना पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल आइटम एंड द आइटम्स रिवॉल्व्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नंबर ऑफ बॉन्ड 2 1 3 हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया 3। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो सकता है, नहीं ना हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इस पर आ जाए और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ जुट जाए। तो कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से काउंट किए कि सेंट्रल आइटम से कितना आइटम जुड़ा हुआ है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है, या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो हम लोग कितना हुआ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये सेंट्रल आइटम से कितना ऑक्सीजन 2 जुटा हुआ, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। अब हम लोग इसके बदले में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी इसका लिख सकते हैं। तो ये होगा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं O3 में तो कितना हो जाएगा 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नहीं डबल बॉन्ड करेक्टर है ना, सिंगल बॉन्ड रह गया, कितना हो गया 1.5। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब हम लोग दूसरा भी एग्जांपल ले लें। CO3 2-, ये हम लोग ये देखें कि कितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो कितने आइटम इसके साथ जुटे हुए हैं सेंट्रल आइटम के साथ, 1 2 3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका, ये ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यही हो गया। दोनों सॉरी तीनों के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो इस तरह से। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता कर लिए, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन कार्बन से जुटा हुआ है जो कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनने में मदद कर रहा है। तो हम लोग इसका अगर हम लोग ये देखें सबसे पहले कि कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो कितना होगा 1 2 1 3 1 4, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल आइटम एंड द आइटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 4 हो गया। इसमें हम लोग क्या देखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है 1 2 3, तब 4/3 क्या हो जाएगा 1.33। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं डबल रह गया, ना सिंगल कैरेक्टर रह गया, अलग सा आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो गया। इसके दोनों ये तीनों के बदले में यही होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। और हम लोग देख लें क्योंकि इस पर बहुत सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PO4 3- का स्ट्रक्चर, तो ये देख लीजिए, फॉर्मूला हट
पर हम लोग चलें, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 5 हो गया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कितना होगा ये हम लोग देख लें। तो फास्फोरस से कितना आइटम जुटा हुआ है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग ले रहा है, तो 1 2 3 4 हो गया। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 5 हो गया। अब बाई 4 इजकल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, 5/4 इजकल टू कितना होगा 1.25। इसका डिफरेंट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कितना हो सकता है, देख लीजिए, ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, फिर हम लोग इसका इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा कि शिफ्ट करते चला जाएगा हर ऑक्सीजन पर एटम पर, और वही उसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यही हो गया। कितना हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। 1 2 और एग्जांपल हम लोग देख लें। CH3 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द एटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 2 1 3 ये भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेता है ये बॉन्ड। तो हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना कर लिए, 1 2 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितना हो जाएगा, 2 आइटम है तो 2 होगा बाई 2। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख दें, ये डबल बॉन्ड, इसके बदले में हम लोग इस तरह से लिख देंगे, यही हो गया रेजोनेटिंग, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। यही हो गया। बेंजीन का भी देख लें, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा है। इसका हम लोग कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों के बदले में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बता चुके। अब इसमें देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भाग ले रहा है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 2 3/2 हो गया। ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इस तरह से हम लोग पता कर लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल का किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि उसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और किस तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ये फार्मूला हम लोग देख लिए, एग्जाम्पल भी देखें। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन में फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर जाता है, अगर हम लोग जैसे बेंजीन का केस में ही देखें, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें नहीं रह जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ दूसरा हो जाता है, और उसका बॉन्ड लेंथ भी हम लोग देखते हैं कि चेंज कर जाता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है, मतलब बॉन्ड लेंथ पर भी इफेक्ट पड़ता है किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का,
या रेजोनेंस का। तो मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज अफेक्टेड। सेकेंड में हम लोग क्या देखें कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अफेक्टेड, जैसे मान लीजिए यही हम लोग लिख दें, एनिलीन है और ये अमोनिया है। हम लोग पढ़ते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी हो उसको हम लोग लेविस बेस कहते हैं। दोनों के पास लोन पेयर है, तो कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा ये हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन शो करता है नहीं करता है, या रेजोनेंस को प्रॉपर्टी को कौन शो करता है नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि अल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या डबल बॉन्ड हो तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस को शो करेगा, मतलब ये जो लोन पेयर होगा दिखलाने के लिए होता है, ये क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग ले लेता है, जिसके कारण इसके पास लोन पेयर रहता ही नहीं है ताकि ये किसी को दे सके। हाथी का दांत वाला दिखाने वाला होता है, खाने के लिए नहीं। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो लोन पेयर होता है इज डिलोकलाइज्ड बाई रेजोनेंस, इसीलिए क्या होगा, इसका बेसिक प्रॉपर्टी घट जाता है। लेकिन वही अमोनिया के केस में इसका डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए अमोनिया का होता है एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होता है। थर्ड में हम लोग देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए ये फेनॉल हो गया, OH जो H प्लस दे उसको हम लोग एसिड कहते हैं, ये O माइनस H प्लस हो गया। ये देख लीजिए इथाइल एल्कोहल है, ये भी अगर मान लीजिए कि H प्लस देता है तो ये देख लीजिए निगेटिव चार्ज जो है ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या करेगा, ये रेजोनेंस के प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब इसका डिफरेंट टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ रह नहीं पाएगा। इसलिए H प्लस के प्रति क्या करेगा, इरिलेक्टेंट शो करेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो गया बाय द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए H प्लस के प्रति क्या होगा, रिलेक्टेंट शो करेगा, मतलब H प्लस के लिए जरूरत शो नहीं करेगा। इसलिए H प्लस हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, जिससे कारण एसिडिक कैरेक्टर इसका बढ़ जाता है। अगर हम लोग इथाइल एल्कोहल को देखते हैं तो ये कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को मतलब कि कहने का मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का नहीं हो सकता है, रेजोनेंस प्रॉपर्टी को ये शो नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है डिलोकलाइज्ड नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये H प्लस के प्रति इसकी एफिनिटी होती है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो फेनॉल है मोर एसिडिक दैन इथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, सारा चीज़ आज हम लोग समझ लिए कि इस तरह से बाउंड ऑर्डर निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, मॉलिक्यूल के को देखकर हम किस तरह से बता सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। थैंक्स।